लास्ट क्लास में हमने सैटरडे को पढ़ा था मेल रिप्रोडक्शन, अपन ने शुरू कर दिया। एक बार जल्दी से अपन क्विक रिवाइज करेंगे, फिर आगे की कहानी देखेंगे। जल्दी से एक क्विक रिवाइज लेते हैं हम मेल रिप्रोडक्शन का, ठीक है ना। आप लोग प्लीज सभी लोग म्यूट करें ताकि हमें यहाँ से म्यूट ना करना। ऑल म्यूट करो पहले सर, ऑल म्यूट कर दो। सभी लोग म्यूट करें सर जी। ऑल म्यूट में फिर वो ऑडियो आती नहीं है। आप लोग अपने खुद से म्यूट रखिए, अंकिता कुमारी जी म्यूट रखिए, अंकिता जी। सर ऑल म्यूट करो। अंकिता जी सुनाई दे रहा है आपको? अंकिता कुमारी जी प्लीज म्यूट रखें। क्या हमें यहीं से करना पड़ेगा? सर प्लीज रिमूव कीजिए, रिमूव। सर सुनाई नहीं आता सर, प्लीज रिमूव कीजिए, रिमूव कीजिए सर प्लीज। सर जी रिमूव कीजिए, इनको रिमूव कीजिए, अनम्यूट मत कीजिए, रिमूव कर दीजिए जो मतलब माइक अनम्यूट करते हैं। अंकिता कुमारी माइक म्यूट करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेल रिप्रोडक्शन में हमने दो चीजें बताई थी। एक तो हमने बताया था एसेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और कुछ नेसेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। एसेसरी सेक्स ऑर्गन में हमने बताया क्या कि टेस्टिस जो है ये एसेसरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आएगा। इट मींस इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोल सकते हैं, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है। दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या फिर नेसेसरी सेक्स ऑर्गन, बात एक ही है। इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स आ जाती हैं, साथ में और क्या आ जाता है, पेनिस। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आ जाएंगे हमारे नेसेसरी में, सॉरी ये आ जाएंगे हमारे नेसेसरी में, और ये सेकेंडरी वाले आ जाते हैं एसेसरी में। ठीक है, एसेसरी में मीन्स अगर ये ना भी हो तो भी काम चल जाएगा, है ना। क्योंकि मेन यहाँ पर स्पर्म का काम है मेन रिप्रोडक्शन करना, और रिप्रोडक्शन जो है हम टेस्टिस के, प्लीज योगेंद्र काची जी प्लीज आप लोग प्लीज म्यूट रखिए प्लीज। बार बार हम एक ही चीज ना बोलें, बड़ा डिस्टरबेंस होता है। समझ में हमें ये नहीं आता क्यों आप लोग अनम्यूट कर देते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं अनम्यूट करके, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर, है ना, या पूरा ही मेल जेनाइटल ट्रैक्ट हम देखते हैं। तो हमने बताया था दो टेस्टिस होती है जो कि स्क्रोटम रीजन में हैंग आउट की हुई रहती है ना। और साथ में हमने ये भी बताया था इंट्रायूटेराइन लाइफ में टेस्टिस की जो सिचुएशन है वो स्क्रोटम रीजन में नहीं होके बेबी का जो पेट होता है पेट के अंदर रहती है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, है ना। क्योंकि टेस्टिस को लगभग कितना 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है, और इसी टेम्परेचर पर ये अपने जो है फंक्शंस को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाती है। तो स्क्रोटम रीजन में रहेगी ये हम जानते ही हैं। देन अब स्क्रोटम रीजन एक्चुअली क्या है, एक ये स्किन का सेक होता है, थैलेनुमा संरचना होता है, इसके अंदर हमें टेस्टिस देखने को मिलती है, ठीक है ना। जब हम टेस्टिस को देखेंगे तो कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। मींस ये मान लो हमारा स्क्रोटम रीजन है, ये है स्क्रोटम रीजन, यहाँ लिख देते हैं ये है स्क्रोटम रीजन। अब हमने बताया था इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, स्क्रोटम रीजन के अंदर हमें टेस्टिस दिखाई देगी। ये हमने एक टेस्टिस ली है, और जब टेस्टिस को हम देखते हैं तो उसमें हमें कई सारे इस तरह से कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं। जब टेस्टिस को हम कट करके देखेंगे तब जैसे हमने यहाँ पर कुछ कंपार्टमेंट आपके लिए बनाए हैं, जैसे 1 2
3, यहाँ हमने 4 कंपार्टमेंट ऐसे बनाए हैं। तो यहाँ हमें कई तरह के कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं। इन कंपार्टमेंट के अंदर लगभग कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 से लेकर 300, 250 से 300 हमें इसके अंदर इस तरह से कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं। कंपार्टमेंट मतलब अलग अलग रूम टाइप के, है ना। जैसे कि एक रूम ये दिख रहा है, रूम नहीं लिख के हम इसको कंपार्टमेंट बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो टेस्टिस के अंदर हमें कई सारे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, लगभग कितने 250 से लेके 300 कंपार्टमेंट। और इन कंपार्टमेंट के अंदर ही हमें क्या दिखाई देते हैं? इन कंपार्टमेंट के अंदर हमें कुछ ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है ना। किस तरह से ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स? ये देखिए, इस तरह से हमें कुछ ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है। इन ट्यूब्यूल को हम क्या बोलते हैं? इन ट्यूब्यूल को हम बोलते हैं सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। इन ट्यूब्यूल का क्या नाम बताया था हमने? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो रेड कलर के हमने बनाई है, ठीक है ना, हर कंपार्टमेंट में कई सारे हमें सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई देंगे। ठीक, तो ये है हमारे सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। एक्चुअली इन सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में ही क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। इन सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे। तो स्पर्म का जेनेसिस टेस्टिस में होता है, ये तो हम जानते हैं, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं। लेकिन टेस्टिस में भी कहाँ बनते हैं, अब हम वो भी जान गए कि सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगे इसके अंदर। इन सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही क्या बनते हैं? हमारे स्पर्म का जेनेसिस होगा या स्पर्म यहाँ पर आके बनते हैं। अब देखिए, ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनेंगे, ठीक है ना, और ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके इस तरह से ज्वाइन हो जाती है, ठीक है ना। ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके क्या हो रही है? ज्वाइन हो रही है, ठीक है ना। ये ज्वाइन हो रही है और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना ले रही है ऊपर की ओर। इसे हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस। इसे हम क्या बोलेंगे? रेटी टेस्टिस। ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है ये है रेटी टेस्टिस। तो रेटी टेस्टिस एक्चुअली क्या है? रेटी टेस्टिस को जब हम देखेंगे तो रेटी टेस्टिस सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल का ही आगे का फॉर्मेशन है। मतलब सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके ब्रॉड हो गई है और एक स्ट्रक्चर बना लिए। जैसे नीचे कई सारी सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल थी, ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल ऊपर की ओर जाएंगी, क्योंकि देखिए सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बन रहा है? स्पर्म बन रहा है ना। इसको हम यहाँ पे समझा के बताते हैं। मान लो ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल है, एक सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल ये है, दूसरी सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल ये है और तीसरी सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल ये है। ये 3 सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल है। यहाँ पर जब स्पर्म बनेंगे तो स्पर्म बन के ऊपर की ओर आएंगे, है ना, बाहर में जब निकलेंगे तो ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके इस तरह से क्या हो जाती है? ज्वाइन हो जाती है और एक इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। एक सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके ब्रॉड हो गई, है ना, एक थैलेनुमा संरचना ऊपर की ओर बन गया है। इसे हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस। ये है हमारा रेटी टेस्टिस। अच्छा, रेटी टेस्टिस एक्चुअली होता क्या है? रेटी टेस्टिस के अंदर क्या स्पर्म यहाँ पर क्या होते हैं? स्टोर होते हैं, बनते सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में और ऊपर रेटी टेस्टिस में आके क्या हो जाते हैं? ये स्टोर हो जाते हैं, है ना। तो ये वाला जो एरिया हमें दिख रहा है ये रेटी टेस्टिस है। अब देखिए आगे रेटी टेस्टिस के आगे, अब रेटी टेस्टिस आगे क्या होगी? इस तरह से कॉइल स्ट्रक्चर्स बना लेती है। रेटी टेस्टिस आगे इस तरह से कॉइल स्ट्रक्चर्स बना लेती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। इसे हम बोलते हैं वासा डिफरेंस। ये है वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस, तो वासा डिफरेंस क्या है एक्चुअली? ये तो था हमारा क्या? स्क्रोटम रीजन में ये था हमारा सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, ये था रेटी टेस्टिस, और रेटी टेस्टिस को इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगी जिसे हम वासा डिफरेंस बोल रहे हैं। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कहां पर जाकर ओपन होता है? ये होता है हमारे पेनिस में जाके ओपन, ठीक है ना। थोड़ा सा हम ये बड़ा बना दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से इस चीज को समझ सको, ठीक है ना। ये कहाँ जाके ओपन हो गया? हमारे यूरेथ्रा में। ये है हमारा यूरेथ्रा वाला पार्ट, ठीक है ना। ये है हमारा यूरेथ्रा वाला पार्ट, ठीक है। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। चलिए देखिए इधर सभी लोगों को दिख रहा होगा पूरा। प्लीज आप लोग प्लीज होशमंद बानो जी,
होशमंद बानोदी प्लीज आप म्यूट रखें, प्लीज डिस्टर्ब ना करें प्लीज, ठीक है। तो ये था हमारा वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस इस तरह से कहाँ आके ओपन हो रहा है, ये हमारा पेनिस वाला पार्ट है, तो ये पेनिस में आके ओपन हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए अब होता क्या है, इस तरह से ये रेटी टेस्टिस से ऊपर की ओर ट्रैवलिंग होती है स्पर्म की, ठीक है ना। ये ऊपर की ओर इस तरह से ट्रैवलिंग होगी, एक लंबा रास्ता क्या करना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है स्पर्म को। यहाँ बीच में हमें देखने को मिलता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। यूरिनरी ब्लैडर भी हमें यहीं पर देखने को मिलेगा, और ये किससे जाके ओपन हो गया, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर, ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर जहां पर यूरिन जो है स्टोर रहती है। और यूरिनरी ब्लैडर भी इसी यूरेथ्रा के अंदर जो कि पेनिस में जाके ओपन हो रहा है, यहीं पर यूरिनरी ब्लैडर है और यही रास्ता स्पर्म का है। तो बताना हम ये चाह रहे हैं कि मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस स्ट्रक्चर होता है। मेल में जहां से यूरिन पास आउट होती है वहीं से सीमन पास आउट होगा, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में क्या होता है, ओवा के लिए एक अलग रास्ता है, मतलब वेजाइना वाला एक अलग रास्ता है, और यूरेथ्रा जो कि ब्लैडर से जुड़ा हुआ है वो एक अलग रास्ता है, वो अपन फीमेल में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये है यूरिनरी ब्लैडर। अब इसके बाद हमने और क्या बताया था कि यहाँ पर हमें कुछ ग्लैंड्स भी दिखाई देती हैं, इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्लैंड का, है ना। दो रहेंगी जिसको हम बोलते हैं कौन सी ग्लैंड, ये वाली जो ग्लैंड है ये है सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल। तो यहाँ पर एक ग्लैंड हमें दिखाई दे रही है, एक्चुअली दो रहती हैं, एक इस साइड है दूसरी उस साइड हमें देखने को मिलेगी, है ना, अपोजिट साइड पर। तो सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड मिलेगी, ठीक। सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड क्या करती है, ये सीमन को सिक्रीट करती है। और सीमन क्या है, एक्चुअली सीमन जो है वो स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराता है, उसको मोटिलिटी भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ग्लैंड मिल रही है सेमाइनल वेसाइकल जो कि सीमन को सिक्रीट कर रही है। एक ग्लैंड और दिखती है हमें, वो कहाँ दिखती है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के पास एक ग्लैंड और दिखती है जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड। चंद्रेश कुमार सैनी जी, चंद्रेश कुमार जी बड़ा डिस्टर्ब करते हैं यार आप। सर बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, पता नहीं कौन है साहब जी भाई, हम ऑल म्यूट कर रहे हैं, एक सर कर दीजिए, आप बोल लो कर दीजिए। चलिए सुनिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक ग्लैंड और मिल रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड हमें कहाँ मिल रही है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के पास बीच में एक ग्लैंड मिल रही है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या करती है, एक फ्लूइड को सिक्रीट करती है। इस फ्लूइड का नाम है प्रोस्टेटिक फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड। तो ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, ये सिक्रीट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से। ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी स्पर्म में आके मिक्सअप हो जाता है और स्पर्म को क्या करता है, ये मोटिलिटी प्रोवाइड कराएगा, है ना, ताकि स्पर्म आगे की ओर बढ़ सके, उसको न्यूट्रिशन भी देगा। सीमन में भी क्या होता है, न्यूट्रिशन वाली चीजें होती हैं, जैसे कि सीमन में क्या मिलेगा, फ्रक्टोज देखने को मिलता है। फ्रक्टोज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। देन प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है वो उसको ज्यादा दिन तक, जैसे कि स्पर्म की जो लाइफ होती है लगभग 5 से 7 दिन तक जीवित रहता है बिकॉज ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड, क्योंकि प्रोस्टेटिक फ्लूइड के कारण इसकी थोड़ी सी लाइफ जो है बढ़ जाएगी इसकी स्पर्म की। अब क्या होता है, एक ग्लैंड हमें और देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हमें कहाँ देखने को मिलेगी, ये हमारा पेनिस वाला पार्ट है, ठीक है ना। और ये है कितना पार्ट, ये हमारा एब्डोमिनल केविटी। डीजल वाला इसके इंजेक्शन का दिखा रहे थे, यहाँ पे तो कोई मिला नहीं, यहाँ पे देखिए वहाँ पे देखिए मैं गया था वहाँ पे मिला, तो पहले तो उसने बोला कि ये वाला पार्ट एब्डोमिनल पार्ट है और ये एब्डोमिनल के अंदर। तो ये हमारा जो दिख रहा है पेनिस का,
ये जो मैंने इंजेक्शन लेके आया पहले जो उसका अंदर वाला कीमत बता पार्ट 200 मींस एब्डोमिनल केविटी के अंदर भी पेनिस का थोड़ा सा पार्ट होता है। जब हम पेनिस पढ़ाएंगे तब वहाँ बताएंगे कि जितना पेनिस का पार्ट हमें विजिबल हो रहा है, थोड़ा सा पार्ट पता नहीं मेघा का है तो वो का है पेनिस एब्डोमिनल केविटी के अंदर भी थोड़ा सा देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो रूट ऑफ पेनिस है, रूट ऑफ पेनिस के पास लगा तो उसको भी नहीं मालूम देखने को मिलती है। और जिसको फोन लगाया ना उसको भी नहीं मालूम। बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल प्लेट। ये 264 रुपये इंजेक्शन है, अगर डिस्काउंट करेगा तो यूरेथ्रल बल्बो यूरेथ्रल शुरुआत में 200 रुपये बोल रहा था प्लेट का नाम है बल्बो यूरेथ्रल प्लेट। ये बल्बो यूरेथ्रल प्लेट अच्छा, क्या करती है? वो तो ये देख लो तुमको और बुला लेगा नंबर पर होगा को सीक्रेट करती है। तो तब करती है जब सीमन आने वाला होता है, मतलब जब स्पर्म का आगमन होने वाला होता है, ड्यूरिंग कॉइटस, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, ड्यूरिंग एक्साइटमेंट, जब क्या है स्पर्म इजैकुलेट होने वाला होता है, तो कुछ समय पहले 1 या 2 मिनट पहले ये बल्ब अपने सिक्रीशंस पहले ही यहाँ पर डाल देते हैं। इसमें से पहले ही क्या है ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड जो सिक्रीट होने लगता है। ये सिक्रीशन होते हैं इसमें बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एक्चुअली ये करता क्या है, ये वाला सिक्रीशन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के जो सिक्रीशंस होते हैं, ये सिक्रीशंस क्या करेंगे, ये ट्रैक्ट को साफ करने का काम करते हैं। मींस क्यों साफ कर रहा है, बिकॉज तो इसी ट्रैक्ट से यूरिन भी पास आउट हो रही है। तो मे भी पॉसिबल हो सकता है कि ये जो ट्रैक्ट है, यूरेथ्रा वाला जो ट्रैक्ट है, ये एसिडिक हो यूरिन के कारण। तो स्पर्म क्या है, उससे मर सकते हैं, है ना, उससे क्या होगा, स्पर्म मर जाएंगे यदि ये एसिडिक एटमॉस्फेयर यहाँ पर उसको मिलेगा, तो ज्यादा हाईली एसिडिक। तो पहले ही इस ट्रैक्ट को क्या करती है, साफ करने का काम करती है, ताकि स्पर्म जो है वो लाइव रह सके। ये पूरा का पूरा जो काम चल रहा है, ये चल रहा है स्पर्म को लाइव रखने के लिए, स्पर्म का प्रॉपर तरीके से इजैकुलेशन के लिए। तो इस तरह से हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि ये पूरा मेल का क्या होता है, रिप्रोडक्शन का पूरा ट्रैक्ट होता है, इस तरह से जो है चीजें अरेंज रहती हैं। इसमें हमें मेन चीजें क्या क्या याद रखना है, एक तो हमें याद रखना है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की सिचुएशन कहाँ पर है ये हमें पता होना चाहिए, यूरिनरी ब्लैडर और जस्ट ये जो हमारा इंटरनल यूरेथ्रा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, इंटरनल यूरेथ्रा है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल यूरेथ्रा। तो यहाँ यूरिनरी ब्लैडर और इंटरनल यूरेथ्रा वाला जो पार्ट होता है, इसके बीच में ही प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ठीक है ना। एक चीज हमें और याद रखना है कि जब भी स्पर्म का इजैकुलेशन होने वाला होता है, तब उस समय क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड हल्की सी साइज में बढ़ जाती है। तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड साइज में बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो रास्ता दिख रहा है हमें यूरिनरी ब्लैडर का, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, दब जाएगा, है ना। इसीलिए जब भी सीमन इजैकुलेट हो रहा होता है या जब भी स्पर्म का इजैकुलेशन हो रहा होता है, तब यूरिनरी जो है ब्लैडर से यूरिन कभी भी पास आउट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोस्टेट का साइज थोड़ा सा टेम्परेरी बढ़ जाता है ना। टेम्परेरी इनलार्जमेंट बोलेंगे, परमानेंट नहीं बोलेंगे। टेम्परेरी कुछ समय के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा। जब साइज बढ़ जाएगा तो ये जो रास्ता दिख रहा है यूरिन वाला, ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, दब जाएगा। क्यों दब जाएगा, ताकि यूरिन पास आउट ना हो सके। ठीक है ना। और ये याद रखना है कि जब भी कभी भी सीमन पास आउट होगा, यूरिन पास आउट हो ही नहीं सकती है। इम्पॉसिबल है कि सीमन के साथ यूरिन की एक ड्रॉप भी आ जाए। यूरिन की 1 ड्रॉप भी सीमन के साथ पास आउट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पर ये इसकी फिजियोलॉजी नॉर्मल देख ली कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कर देती है, उस रास्ते को दबा देती है। और जब ये बढ़ेगी तो यहाँ से क्या निकलते हैं, सिक्रेशंस भी निकलते हैं। कभी कभी क्या होता है, ओल्ड एज में यदि हम देखें तो ओल्ड एज में जो है, ओल्ड एज में क्या होता है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज कभी कभी बढ़ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीपीए। उस बीमारी का क्या नाम है, बीपीए। बीपीएच का फुल फॉर्म होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाना, प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या हो जाना, हाइपरट्रॉफी हो जाना। इस कंडीशन को हम बोलते हैं बीपीए।
तो बीपीएच जब किसी को होता है ओल्ड एज में, जनरली 50 साल के बाद, 55 साल के बाद ही ये जनरली देखने को मिलता है। तो उसमें पहला सिम्टम आता क्या है पेशेंट को? सबसे पहला सिम्टम यही होता है कि इसकी यूरिन नहीं आती है ना, या फिर यूरिन आएगी तो ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगी, स्ट्रीम प्रॉपर नहीं बनेगी, डिजायर तो रहेगी, ब्लेडर तो जो है पेशेंट का फुल रहेगा, लेकिन तो यूरिन जो है प्रॉपर पास आउट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ गई है तो ऑब्वियसली बात है, जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ेगी तो ये जो रास्ता हमें दिख रहा है यूरिनरी ब्लेडर वाला, ये क्या हो जाएगा? नेरो हो जाएगा। नेरो हो जाएगा तो यूरिन पास आउट कैसे हो पाएगा? तो इस तरह से हमने ये लास्ट लेक्चर में पूरी कहानी पढ़ी थी, इसको एक बार हमने क्विकली रिवाइज कर दिया। समझ में आया होगा आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। ये लोग सवेरे आएंगे, देख लेना यार। आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, कोई साउंड नहीं आ रहा है। देखिए, हम बार बार चीजों को समझाते हैं जब कि आप लोग अपने से म्यूट रखें, अपने से म्यूट रखें, तो आप लोग म्यूट रख नहीं रहे हैं, तो हमारे पास कोई अब ऑप्शन बचता नहीं है। बिकॉज ऑफ कुछ लोग ऐसे हैं इस क्लास में जिनको पढ़ना नहीं है, सिर्फ आ गए हैं, सुबह 8 बजे जाओ। फालतू में अपना टाइम खुद का भी खराब कर रहे हैं और हमारा भी खराब कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स या तो 8 बजे या तो 10 में यहाँ बजे। पढ़ना है, 8 बजे। तो उनके लिए हम म्यूट कर देते हैं ताकि उनका टाइम खराब ना हो, है ना। नहीं आ रहा है साउंड तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। साउंड आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो जाके सेंटर पे बात कर लें आप। चलिए आगे बढ़े अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा लास्ट क्लास में जितना पढ़ाया था। अब देखते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनते कैसे, ठीक है ना। स्पर्म में हमने देखा कि सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, हमने देखा था क्या कि ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल की, ये हमने क्या देखी थी, टेस्टिस के अंदर सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, और इन सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही कहां पर बन रहे थे? स्पर्म बन रहे। तो किस तरह से स्पर्म बनते हैं अब हम वो देखते हैं। स्पर्म के बनने की प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का बनना, कि स्पर्म जो है वो किस तरह से बनते हैं वो हम देखते हैं। चलिए शांत रहिए सभी लोग, मैसेज काफी ज्यादा आप लोग कर रहे हैं, तो प्लीज आप आराम से सुनिए, आवाज आप लोगों को आएगी, सुनने की कोशिश करेंगे, कम से कम शांति से क्लास तो चल रही है ना। तो बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एक्चुअली क्या है? अभी हमने बताया स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। अब किस तरह से स्पर्म बनते हैं सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, वो चीज हम देखते हैं। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले, है ना, एक चार्ट हम बना देते हैं कि सबसे पहली सेल का नाम क्या है? कुछ नहीं है ना। सेल जो है, एक सेल है, वो आगे चल के डेवलप हो रही है, फिर और डेवलप हो रही है, फिर और डेवलप हो रही है, और डेवलप हो होके वो एक मैच्योर स्पर्म बना रही है। तो किस सेल को हम क्या बोलते हैं? जो प्राइमरी सेल होती है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम मतलब शुरुआत में हमें एक प्राइमरी सेल दिखाई दे रही है, मतलब पहली जो सेल होती है, स्पर्म अभी बना नहीं है, पहली जो सेल है उस सेल को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। ठीक। अब इस स्पर्मेटोगोनियम में क्या होता है? कुछ डिवीजन होंगे, मतलब कि डिवाइड होगी, ये सेल क्या होगी? डिवाइड होगी। जैसे कि फॉर द एग्जांपल हम सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल को निकालें, ये हमने लिया सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, इस तरह से हमने ट्यूब्यूल बनाया। तो जब सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल को हम कट करेंगे, यहाँ से हमने सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल को कट किया, वो कट करके जब हम सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल को देखते हैं, तो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें दो तरह की इस तरह की सेल दिखाई देती है। जैसे कि मान लो ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में हमें कुछ इस तरह से सेल्स दिखाई देती है, इस तरह से कुछ सेल्स दिखाई देती है, ठीक है ना। ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें कुछ सेल्स दिखाई देंगी,
इन सेल को क्या बोलते हैं हम? सारटोरी सेल। सारटोरी सेल। इन सेल को क्या कहा जाता है? सारटोरी सेल। और कुछ सेल हमें इस सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर भी दिखाई देती है। कुछ सेल हमें सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर दिखाई दे रही है। जो बाहर दिखाई दे रही है इन्हें हम बोलते हैं लेडिक सेल। लेडिक सेल। तो दो तरह की सेल हमें याद रखना है। ये सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल को हमने कट करके देखा, मींस हमने क्या करा, सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल को जब हम अंदर से देखेंगे कि सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल एक्चुअली किस तरह की सेल से मिलकर बनी है, तो सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल दो तरह की सेल से मिलकर बनी होती है। एक होती है सारटोरी सेल, है ना, ये जो हमें सेल दिखाई दे रही है ये है सारटोरी सेल। और जो बाहर की ओर जो हमें सेल्स दिखाई दे रही है ये है लेडिक सेल। सारटोरी सेल एक्चुअली क्या करती है? ये सारटोरी सेल ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। ये क्या कर जो है प्रोवाइड कराएगी? न्यूट्रिशन। किसको? स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। और लेडिक सेल क्या करती है? ये टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करती है। ये टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? हार्मोन। क्योंकि ये जो प्रोसेस चलेगी, जब स्पर्म बनेंगे तो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन की भी जरूरत है, ठीक है। तो ये लेडिक सेल क्या करेगी? बाहर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आएगा और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आकर कहां पर एक्ट करेगा? इस सारटोरी सेल के अंदर एक्ट करेगा, ठीक है ना। यहाँ से हार्मोन्स रिलीज होंगे। कौन से हार्मोन्स? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होंगे। और ये रिलीज होके कहाँ आएंगे? ये आएंगे सारटोरी सेल के पास। और सारटोरी सेल के पास ही, इन सारटोरी सेल के अंदर, है ना, क्या देखने को मिलते हैं हमें? स्पर्मेटोगोनिया। समझ में आया? ये स्पर्मेटोगोनिया कहाँ देखने को मिल रहे हैं? ये स्पर्मेटोगोनिया हमें सारटोरी सेल के अंदर देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये हमने एक स्पर्मेटोगोनिया बाहर निकाला, ठीक है ना। बात समझ में आई होगी। फिर से सुनिए, जब हम सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल को कट करके देखेंगे, उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तब हमें क्या है? कई तरह की सेल्स दिखाई देती है अंदर, जिसको हम सारटोरी सेल्स बोलते हैं। और कुछ सेल्स हमें बाहर की ओर दिखाई देती है, जिसको हम लेडिक सेल बोलते हैं। ये लेडिक सेल क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करती है। ये टेस्टोस्टेरोन अंदर कहाँ जाते हैं? सारटोरी सेल के पास जाते हैं। और सारटोरी सेल के अंदर हमें पहली सेल दिखाई दे रही है। सारटोरी सेल के अंदर स्पर्म जब बनना शुरू हुआ ही था। स्पर्म का मतलब जो फर्स्ट सेल रहेगी, उस सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिया। तो ये स्पर्मेटोगोनिया हमें कहाँ दिखाई देते हैं? सारटोरी सेल के अंदर। अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? इसके अंदर डिवीजन होता है, ठीक है ना, मतलब ये डिवाइड होगा। अभी इस स्पर्मेटोगोनिया में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा? डिवीजन होगा। तो डिवीजन हो के स्पर्मेटोगोनिया में जब डिवीजन होता है, कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। माइटोसिस माइटोसिस डिवीजन होगा। जब इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, अब क्या बनेगा? ये अब बन जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या हुआ यहाँ पर? स्पर्मेटोगोनिया, जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स थे? 46 क्रोमोसोम्स थे। इस स्पर्मेटोगोनियम में क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन के बाद जो सेल बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अभी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाए। अब क्या होगा? इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से डिवीजन होगा। पहले हुआ था माइटोसिस डिवीजन, अब क्या होगा? अब होगा मियोसिस डिवीजन, ठीक है। पहले कौन सा डिवीजन हुआ था? पहले हुआ था माइटोसिस डिवीजन। अब जो डिवीजन होगा वो होगा मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन में एक्चुअली क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हाफ बढ़ जाते हैं। मतलब क्या होगा? यहाँ पर इस तरह से दो सेल बनेगी, पहले एक सेल थी, अब यहाँ पर क्या होगी? दो सेल्स बनेगी, ठीक। और इसके अंदर अपने अपने न्यूक्लियस होंगे। इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे। मतलब मियोसिस डिवीजन में क्या हुआ? यहाँ पे माइटोसिस में क्या हुआ था? क्रोमोसोम्स की संख्या चेंज नहीं हुई थी। लेकिन मियोसिस डिवीजन जब होगा तो मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स की संख्या भी
चेंज हो जाती है। मतलब 23 क्रोमोसोम्स यहाँ आ जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस डिवीजन हुआ। तो जो ये चीज बनी है अब इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सिंपल। समझते पहले थोड़ी देर बना से देख हमारा लूंगा, प्राइमरी मेरा मीटिंग चल रहा है। स्पर्मेटोसाइट्स, अब क्या बन मीटिंग गए चल रहा है, थोड़ी देर सेकेंडरी से देख लूंगा। स्पर्मेटोसाइट्स। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर से डेवलप होगा, इसमें फिर से डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और आगे चल के ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या बना लेते हैं, यहाँ नीचे आप लोगों को दिखेगा नहीं, यहाँ ऊपर बना देते हैं। अब आगे चल के क्या होगा, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हमें दिख रहे हैं, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या बनाएंगे, ये बना लेते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स एक्चुअली ये स्पर्मेटिड्स किस तरह से रहते हैं, इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। मींस अभी ये स्पर्म तो बन गया है, लेकिन इसमें सिर्फ अभी क्या नहीं आई है, टेल नहीं आई है। जब टेल नहीं आई है तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स अगर कोई पूछे कि स्पर्मेटिड्स होते क्या है, तो स्पर्मेटिड्स एक टाइप के ये क्या है, ये भी एक मैच्योर स्पर्म ही है, बस अभी इसमें टेल का आना बाकी रह गया है। मतलब जब तक टेल नहीं आएगी, जब तक हम कह सकते हैं इसको मैच्योर स्पर्म तो नहीं बोलेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स बोलते हैं, जब उसमें टेल नहीं आती। अब क्या होगा, ये स्पर्मेटिड्स फिर से इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, फिर से ये ग्रोथ करेंगे, तो ग्रोथ करके ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसके बाद इसमें ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होके यहाँ पर इस तरह से इसमें टेल आ जाएगी, और एक मैच्योर स्पर्म बन जाएगा। ये बन गया हमारा मैच्योर स्पर्म। तो इस तरह से मैच्योर स्पर्म का डेवलपमेंट होता है। मींस स्पर्मेटोगोनिया से मैच्योर स्पर्म होने में ये पूरी प्रोसेस चलती है। एक बार फिर से इस प्रोसेस को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली वाली सेल का क्या नाम है, स्पर्मेटोगोनिया। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये जो स्पर्मेटोगोनियम है इसके अंदर डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। तो माइटोसिस डिवीजन के बाद जो चीज बनेगी उसे हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन जब भी होता है तब क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो आधी आधी हो जाती है। हम ये जानते हैं बचपन में 11th 12th में 10th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, माइटोसिस और मियोसिस, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन, है ना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं ये अर्धसूत्री विभाजन, ये समसूत्री हिंदी में। ठीक, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ, जिससे क्या हुए, ये दो सेल बनी और इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी आधी हो गई। जब ये क्रोमोसोम्स की संख्या इनके अंदर आधी आधी हो गई थी, तब ये जो चीज बनी है इसे हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। पहले हमारा बना था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, अब बना हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्दर क्या होगा, फर्दर इसमें डेवलपमेंट होगा, या फर्दर इसमें आगे की जो प्रोसेस होगी तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटिड्स बोल रहे हैं। स्पर्मेटिड्स मतलब ये पूरी तरह से बन तो गया है, बस इसमें टेल का रहना, अभी जो टेल का आना बाकी रह गया है। और टेल कब आएगी, जब इसमें फिर से जो है डेवलपमेंट की स्टेज में और आगे बढ़ेगा, तब यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैच्योर स्पर्म बन जाएगा, जिसमें टेल भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। बिल्कुल सिंपल है, स्पर्मेटोगोनिया, इसको आप ऐसे याद रखें, बिल्कुल सिंपल यहाँ पर। और यदि आप इसको सिंप्लीफाई करके देखना चाहें, और सिंप्लीफाई करके हम यहाँ बता देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बना था हमारा, सबसे पहले हमारा था स्पर्मेटोगोनियम। सबसे पहले क्या था हमारा, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम के बाद हमारा क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये था हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, पहले क्या था, स्पर्मेटोगोनियम, फिर था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स।
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद क्या बना, स्पर्मेटिड्स बना, स्पर्मेटिड्स। इसके बाद क्या बना हमारा, स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स के बाद लास्ट में क्या बन गया हमारा, मैच्योर स्पर्म। ये बन गया हमारा मैच्योर स्पर्म। ये बिल्कुल क्विक रिवाइज, यदि हम क्विक रिवाइज करें तो इस तरह से हम इसको क्विक रिवाइज कर सकते हैं। स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, और लास्ट में हमारा क्या बन जाता है, मैच्योर स्पर्म, जो कि इस तरह से हमें देखने को मिलता है। समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए, समझ में आया कि नहीं? अब बात करें कि मैच्योर स्पर्म। अब बात करते हैं हम कि मैच्योर स्पर्म किस तरह से होगा, ठीक है ना? ये तो हमने देख लिया मैच्योर स्पर्म। अब हम देखेंगे कि मैच्योर स्पर्म कहेंगे किसे हम, एक मैच्योर स्पर्म में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको हम मिटाएंगे, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब बात करते हैं हम मैच्योर स्पर्म किस तरह से हमें देखने को मिलता है। एक मैच्योर स्पर्म में क्या क्या चीजें होती हैं वो देख लेते हैं। देखिए, जब एक मैच्योर स्पर्म को देखेंगे हम, तो मैच्योर स्पर्म में हमें कुछ चीजों का होना जरूरी है, तभी हम उसको बोलते हैं मैच्योर स्पर्म। तो क्या क्या चीजें होना चाहिए? एक, इसमें हमें हेड देखने को मिलना चाहिए, इस तरह से एक क्या हो, हेड हो। देन एक नेक हो। देखिए, जब हम एक मैच्योर स्पर्म देखेंगे तो मैच्योर स्पर्म में हमें कुछ चीजें दिखना जरूरी है। जैसे कि एक ये वाला पार्ट है हमारा हेड, ये है हेड ऑफ स्पर्म, ठीक। उसके बाद हेड के बाद ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं नेक। एक छोटा सा पार्ट हमें दिख रहा है ना, ये हेड है स्पर्म का, और ये है नेक, ठीक है ना। नेक के बाद ये वाला पार्ट है बॉडी, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, बॉडी। और लास्ट वाला ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं टेल। तो इसके अंदर हमें क्या क्या दिखना चाहिए एक मैच्योर स्पर्म में? एक हेड दिखना चाहिए, एक नेक दिखना चाहिए, बॉडी दिखना चाहिए, और फिर उसके बाद टेल दिखना चाहिए। चार पार्ट काफी जरूरी होते हैं एक मैच्योर स्पर्म के लिए। अब हेड के साथ साथ हेड में हमें इस तरह से आगे कैप्सूल दिखाई देता है। ये हेड को एक इस तरह से कैप्सूल कवर किया हुआ रहता है, एक लेयर रहती है। इस लेयर को हम बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम, एक्रोसोम, ठीक। मींस ये जो हेड दिख रहा है, हेड को एक कैप्सूल कवर किया हुआ है, आगे से हेड को एक कैप्सूल कवर किया हुआ है। इस कैप्सूलर स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। और ये जो बीच में हमें दिख रहा है हेड के बीच में, ये है न्यूक्लियस, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है ना। मेल का जेनेटिक मटेरियल कहाँ देखने को मिलेगा, इस न्यूक्लियस में। ये है न्यूक्लियस, जिसमें हमें मेल का जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये एक्रोसोम एक्चुअली क्या करता है, ये एक्रोसोम हेड को कवर किया हुआ रहता है और एक एंजाइम रिलीज करता है। ये एंजाइम रिलीज करता है, या हम कह सकते हैं इसके अंदर एक एंजाइम होता है। एक्रोसोम के अंदर क्या होगा, एक एंजाइम होगा, ठीक। थोड़ी देर बैठ जाओ, मेरा ऑनलाइन मीटिंग चल रहा है। हाइलो, थोड़ी देर बैठ जाओ। हाइलोरुनिडेस, उस एंजाइम का क्या नाम है, हाइलोरुनिडेस।
डेज, हाइलोरियोनिडेज। एक एंजाइम, ये एंजाइम कहाँ पर देखने को मिलता है? ये एंजाइम मिलेगा हमें एक्रोसोम के अंदर। ये जो एंजाइम है किसके अंदर देखने को मिलता है? एक्रोसोम के अंदर, ठीक है ना। जिस एंजाइम को हम क्या बोल रहे हैं? हाइलोरियोनिडेज। ये हाइलोरियोनिडेज एक्चुअली करता क्या है? जब फ्यूजन होता है, मींस क्या होगा? मान लो ये ओवा है, ये ओवा है, ठीक है ना, और ये स्पर्म का हेड है, ठीक है ना। जब स्पर्म का हेड इस ओवा से फ्यूज होगा, तो ये जो एक्रोसोम होता है, ये एक्रोसोम में से ये वाला जो एंजाइम है हाइलोरियोनिडेज, ये सिक्रीट होने लगता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ये ओवा है और ये जो ब्लैक कलर का हमें पार्ट दिख रहा है, ये एक्रोसोम है। जब ये ओवा से जो है टच होगा, तो ये जो एक्रोसोम वाला पार्ट रहेगा स्पर्म का, ये क्या करेगा? हाइलोरियोनिडेज को रिलीज करेगा, इस एंजाइम को रिलीज करेगा। ये एंजाइम करेगा क्या? जो ओवा की लेयर रहेगी, आउटर लेयर जो रहेगी, उसको पेनिट्रेट कर देगा, मतलब वहां पे होल बना देगा ताकि स्पर्म अंदर जा सके, ठीक है ना। वो अपन आगे हम बताएंगे, जब फर्टिलाइजेशन बताएंगे वहां पर और उसको अच्छे से बताएंगे। तो अभी लेकिन हमें कितना याद रखना है कि एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम है, उस एंजाइम को हम बोल रहे हैं हाइलोरियोनिडेज, और ये हाइलोरियोनिडेज पेनिट्रेशन का काम करता है, ओवा के पेनिट्रेशन। अब आ जाते हैं नीचे की ओर। ये तो आ गया हेड के अंदर हमें क्या देखने को मिला? न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स रहते हैं, जेनेटिक मटेरियल रहता है। अब आ जाते हैं हम नेक के पास। नेक के पास भी एक हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना। नेक के पास हमें क्या दिखाई देगा? नेक के अंदर, जब हम नेक के अंदर देखेंगे तो यहाँ भी हमें कुछ एक इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रियोल। इसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल कहाँ दिखाई देता है? नेक के अंदर। क्या हुआ? ये सेंट्रियोल क्या करता है? एक्चुअली सेंट्रियोल का एक ही काम होता है। थोड़ी देर बैठो, मेरे ऑनलाइन मीटिंग चल रहा है, जरा सा सुन लीजिए। एक 10 मिनट हो। सेंट्रियोल दिख रहा है जो हमें नेक के पास, इसका क्या काम है? सेंट्रियोल का एक ही काम होता है, आप लोग जानते भी होंगे। सेंट्रियोल का जो है काम डिवीजन करना, डिवाइड करना, तो ये डिवाइड करने का काम करता है। लेकिन यहाँ यदि हम स्पर्म को देखें तो स्पर्म को तो जरूरत ही नहीं है डिवाइड करने की। स्पर्म को क्या जरूरत? ये तो एक कंप्लीट अपने आप में एक सेल है। स्पर्म को कोई ऐसी जरूरत रहती नहीं है कि वो डिवीजन करे, है ना, अपने आप को डिवाइड करे। तो यहाँ पर सेंट्रियोल का क्या काम? जब इसका काम ही नहीं है स्पर्म का डिवाइड करने का, तो यहाँ पर सेंट्रियोल कर क्या रहा है? क्योंकि सेंट्रियोल ही डिवीजन कराता है। एक्चुअली स्पर्म के पास सेंट्रियोल है, लेकिन ओवा के पास सेंट्रियोल नहीं होता है। याद रखना, फिर से हम बता रहे हैं, स्पर्म के पास सेंट्रियोल है जो कि डिवीजन की कैपेसिटी रखता है, लेकिन स्पर्म को जरूरत ही नहीं है। लेकिन यदि हम ओवा की बात करें, फीमेल के अंदर जो ओवा होता है, जो एग होता है ना, जो एग की जो सेल होती है, ओवा के पास सेंट्रियोल नहीं होता, लेकिन ओवा को डिवाइड करने की जरूरत है। बिकॉज ऑफ जब फर्टिलाइज हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब उसमें डिवीजन होगा, तभी तो एम्ब्रियो डेवलप हो पाएगा ना। डिवीजन के बाद ही तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो पाता है। तो वहां पर सेंट्रियोल है नहीं, लेकिन यहाँ सेंट्रियोल है। तो अब आप समझ गए होंगे कि फ्यूजन के बाद जो स्पर्म का सेंट्रियोल होता है, इस सेंट्रियोल से ओवा का डिवीजन हो पाता है। मतलब ओवा जो है वो स्पर्म के सेंट्रियोल का यूज करती है डिवीजन के लिए, है ना। क्योंकि सेंट्रियोल का काम ही सिर्फ इतना होता है कि डिवीजन में हेल्प कर, और ओवा के पास जो है सेंट्रियोल है नहीं, ओवा की सेल के पास जो है सेंट्रियोल है नहीं। तो वो क्या, जब फ्यूजन हो जाएगा, है ना, तो ये क्या होगा? इसका सेंट्रियोल वहां पर मिल जाएगा। कहाँ? ओवा में मिलेगा। तो ये ओवा को क्या करेगी? डिवाइड करने में हेल्प करेगी, क्योंकि वहां पर उसका खुद का सेंट्रियोल नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देन अब आ जाते हैं बॉडी के पास। देन ये है बॉडी। बॉडी में हमें क्या दिखाई देते हैं? कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमें कहाँ दिखाई देंगे? बॉडी के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसमें एनर्जी स्टोर रहती है। इसे हम पावर हाउस भी बोलते हैं, है ना। सेल का पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये भी तो एक सेल ही है। स्पर्म क्या है? एक टाइप की सेल है। तो इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ है? बॉडी के अंदर है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कराता है ना। तो ये स्पर्म को एनर्जी,
और लास्ट में हमें देखने को मिलता है एलोंगेटेड पार्ट। इस एलोंगेटेड पार्ट को हम बोलते हैं टेल। और ये टेल क्या है, स्पर्म को मोटाइल करने में हेल्प करता है। मींस जब ये टेल इस तरह से ऊपर नीचे जिगजैग होगी तभी तो वो स्पर्म आगे की ओर मोटाइल हो पाएगा। तो वो स्पर्म को आगे की ओर बढ़ने में हेल्प कर रहा है, रास्ता दिखाने में हेल्प कर रहा है। तो टेल की सहायता से स्पर्म आगे की ओर बढ़ पाता है। तो इस तरह से हमने देखा मैच्योर स्पर्म इस तरह से हमें दिखाई देता है। ये सब चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। चलिए, तो सफिशिएंट है आज के लिए। समझ में आप लोगों को आया? अब अनम्यूट कर रहे हैं, एक एक करके बोलिएगा। सर फ्लैजिला बोलते हैं टेल को। सर बार बार टेल क्यों बोलते हैं आप? फ्लैजिला बोलते हैं उसको। चलिए, समझ में आया? यस सर। यस सर, ओके। क्या हुआ? सर जी फ्लैजिला बोलते हैं। सर जी ऑल बिल्कुल, म्यूट, फ्लैजिला भी बोल सकते हैं। सर जी ऑल म्यूट करने के फ्लैजिला, बजाय बिल्कुल। ऑल म्यूट ना करते हुए जो डिसिप्लिन से बाहर जाते हैं उनको रिमूव करेंगे तो सही रहेगा सर। साउंड नहीं आता है तो क्लास में कोई एनर्जी नहीं रह नहीं, सकती। तो एक्चुअली क्या होता है, रिमूव करने में हमें यहाँ से पूरा फिर वो सिस्टम पे जाके रिमूव करो, उतनी देर में तो ऑल म्यूट करके पढ़ा ही देना, वो ज्यादा बेटर है। नहीं, सर, जो बहुत confusion आए अच्छा समझ में आएगा है। आपको? सर आज से समय लगेगा तो कंफ्यूजन था वो सब। सुबह वाले सर सुबह की क्लास वाले में भी परेशान करते हैं। मैडम की क्लास लगी थी उसमें भी सर बहुत बोलते बकर बकर बोलते आप रहते लोग क्या है, खुद से म्यूट नहीं करते ना, इसलिए हमें यहाँ से म्यूट करना पड़ता है। हमें पता है कि यहाँ से म्यूट करते हैं तो आप लोगों को आवाज क्लियर आती नहीं है, ये हम जानते हैं। बट सर क्या करें? रिमूव कर दीजिए आप आप लोग तो जो भी करता है पर सर जी वो चार Discipline लोगों से के बाहर वजह जाता से है सर। 4 लोगों के वजह से फिर सभी को परेशान होना पड़ता है ना सर, क्लास डिस्टर्ब हो जाता है फिर। सही बात समझ नहीं आया। इसमें भी बहुत डिस्टर्ब कर फिर क्लास बहुत अच्छी है। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब सर 1 मिलीग्राम में कितने स्पर्म की क्वांटिटी होती है? करवा करके ना मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग क्या है, सभी लोग एक साथ बोलते हैं। चलिए, हमारा क्लिनिक का टाइम हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, स्क्रीनशॉट लेना है थोड़ा, आप जरा ये कीजिए स्क्रीनशॉट। जल्दी से लीजिए, जल्दी से, थैंक यू सर, जल्दी गुड से नाइट। लीजिए। सर 1 मिलीग्राम में कितना स्पर्म का क्वांटिटी होता हो? क्या कोई क्वांटिटी फिक्स रहती है इसकी? 3 to 5 मिलियन स्पर्म होते हैं ना 5 ml सीमन में। अच्छा 5 1 ml मिलीग्राम में 5 ml सीमन है ना। 5 ml सीमन 3 to 5 कहा जा सकता है। इसमें 3 to 5 मिलियन स्पर्म देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल क्वांटिटी। इससे कम होगा तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए। इसकी टेस्टिंग क्या करवाते हैं सर, अगर मान लीजिए किसी का कम या प्लस हो तो? स्पर्म काउंट होते हैं, डायरेक्ट स्पर्म काउंट होते हैं ना। हाँ, चलिए। ओके।